टॉपिक क्या पता है? यूनिट 2 पर्यावरण, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, उसकी अवधारणा। एक हम छोटे बच्चों को ये देखते हैं कि उनके द्वारा पर्यावरण के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखा जाता है, और किसी विषय वस्तु पर, पर्यावरण की विषय वस्तु पर उनका कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है। तो उन्होंने जीन पियाजे के बारे में हमने चर्चा छोड़ा था यहीं पर आकर के। पियाजे ने देखा है कि कैसे बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति विकास होता है, और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि उम्र के हिसाब से बच्चों का दृष्टिकोण बदलता रहता है। छोटे बच्चों का पर्यावरण के प्रति उनका समझ कैसे होगा, उसके बाद बड़े बच्चे का पर्यावरण के प्रति समझ कैसे होगा। जीन पियाजे कौन है? जीन पियाजे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों के विकास को लेकर के बहुत सारे प्रयोग किए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। आप भी जाओ। अब देखते हैं इनके द्वारा छोटे बच्चों को पर्यावरण के प्रति कैसे इनको समझ डेवलप हुआ होगा। उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया और प्रयोग किया कि बच्चे के दृष्टिकोण, कि छोटे बच्चे पर्यावरण के प्रति कितने अवेयर होते हैं, उसको समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने अपने इस प्रयोग में देखा कि छोटे बच्चों को लकड़ी के बारे में बच्चों की समझ जानने के लिए 4 साल का बच्चा, अभी आया था 4 साल का बच्चा, उनसे पूछा गया कि पेड़ कौन उगाते हैं, या पेड़ कैसे उगते हैं, है ना। तो छोटे बच्चे के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था? बच्चे का कहना था कि पेड़ के लिए दुकानदार बीज बनाता है, उसे जमीन पर बोया जाता है, तब वो पेड़ बन जाता है। ठीक, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे। बच्चे का कॉन्सेप्ट ये है, जब छोटे बच्चों को पेड़ बनने और पेड़ उगने का जो कॉन्सेप्ट है, उनको ये है कि बीज दुकानदार बनाते हैं। बीज पौधे से बनता है, कॉन्सेप्ट नहीं है। बीज, जहां से उन्होंने बीज की शुरुआत देखी है, पौधे बनने की शुरुआत देखी, बीज कैसे बनता है, वहीं से उसकी कॉन्सेप्ट है। उसके आगे का कॉन्सेप्ट उसके पास नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को, जैसे 7 साल के बच्चों को अगर पूछा जाए कि पेड़ कैसे बड़े होते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट अलग होगा, उनका दृष्टिकोण अलग होगा। उनका मानना होगा, उनका ये बताना होगा कि जब धरती बनी है तो उसके अंदर छोटे छोटे जड़ें निकाली और धीरे धीरे इसे पेड़ बन गए, और बच्चा अंत में ये नहीं समझ पाता कि इसका निर्माण में प्रकृति का योगदान है। हम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले 4 साल के बच्चे का, कि पेड़ बनने का जो कॉन्सेप्ट है, उनका मानना है कि दुकान से बीज लिया जाता है, उसको बोया जाता है, तो बीज पेड़ बनता है। दूसरा बच्चा जो 7 साल की उम्र का है, उसको पता चल गया है कि बीज उससे ही बनता है, लेकिन उनके अंदर एक अनुभव की कमी है कि उनको ये याद नहीं है या ये समझ नहीं है कि नेचर ही पेड़ को प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही हम अगले चरण में ज्यादा उम्र के बच्चों को पूछते हैं, तो उनके द्वारा कुछ जानकारियां स्पष्ट मिल जाती है कि पेड़ कैसे बनते हैं, पेड़ कैसे बड़े होते हैं, उसके साथ साथ वो प्रकृति से कैसे जुड़े हुए होते हैं। फिर भी हर बात वो बता देता है, लेकिन उनके अंदर जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का स्पष्टीकरण का अभाव होता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े बच्चों को पूछते हैं, आपको पूछा जाए पेड़ कैसे बनते हैं, तो आप पूरी प्रोसेस को बता सकते हैं कि पेड़ से ही प्राप्त बीज को ही लगाया जाता है, वो बड़ा होता है, उसी से पेड़ बनता है, उसी से और पेड़ बनाए जा सकते हैं। पौधारोपण कैसे होता है, पानी डाला जाता है तब पेड़ बनता है। आप कैसे जानेंगे? आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से बन चुकी है। छोटे बच्चे के हिसाब से समझ अलग बनी होती है। तो इसका ये निष्कर्ष निकला जाता है कि बच्चों के अंदर जो पर्यावरण की समझ है, वो निश्चित रूप से डिपेंड करता है बच्चों की उम्र पर। उन्होंने अपने 4 साल, 5 साल, 10 साल के जीवन में जो अनुभव किया है उस पर, उसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटी के अंदर लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखा है, उस पर निर्भरता होने के कारण से ये। तो यहाँ पर अगर आप पर्यावरण के शिक्षक हो, इसमें आता है अधिकतर सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि एक ईवीएस का शिक्षक है आप, ईवीएस लिखा जाता है और सीटेट के एग्जाम में ईवीएस ही लिख लिया जाता है। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में पर्यावरण के वृक्षारोपण के संबंध में बच्चों का विचार या कॉन्सेप्ट डालना होगा, तो कैसे कैसे आप प्रयास कर सकते हैं।
एक शिक्षक के लिए जानना जरूरी है कि बच्चा किस स्तर पर है। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है बच्चों की उम्र के हिसाब से हमको प्रश्न पूछना चाहिए, उनके जीवन में जितना अनुभव सीखा होगा वो प्रश्न पूछना चाहिए। बच्चों का दृष्टिकोण जितना पॉजिटिव होगा उतना ही भविष्य में पर्यावरण के प्रति संरक्षण। अब बच्चों को कहा जाता है कि कुछ काम करना होगा तो बार बार ये बोलता है कि पेड़ को काट दिया जा रहा है, पेड़ से बना दिया जाए, तो उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण का भाव नहीं है। उनके अंदर अगर हर बार यही आता है कि पानी को बचा दिया जाए, आप बच्चों को पूछिए कितने बाल्टी पानी में नहाना चाहिए, शहरों में तो बाल्टी हिसाब से चल रहा है ना, गाँव में तालाब में, तो गाँव के हिसाब से बच्चा नहीं बता पाएगा कितने, वो तो बोलेगा एक तालाब पानी में नहाना चाहिए। तो जल संरक्षण वहाँ पे कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर पीने के पानी के हिसाब से बोला जाए या नहाने के हिसाब से या पौधे में डालने के हिसाब से, तो एक लिमिट होगा कि इतने क्षेत्र में इतने पानी की आवश्यकता होगी। यहाँ से बच्चों का ज्ञान धीरे धीरे अगर आता है तो हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर जल संरक्षण का भाव है, पर्यावरण संरक्षण का भाव है। तो उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण डेवलप होता है, पर्यावरण के प्रति उनका अवधारणा बनता है। और उम्र के हिसाब से ही बांटा गया, ये 5 साल से 7 साल पिछले सिलेबस में उम्र के हिसाब से था, अभी उसको मूल पॉइंट दे दिया गया है। लेकिन ये वही सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो 5 से 7 साल वाले बच्चे और दूसरा 8 से 14 साल तक के बच्चे। और दोनों में कॉन्सेप्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा उम्र के हिसाब से। इसको उम्र के हिसाब से लिखेंगे। उम्र के हिसाब से कैसे देखेंगे, वही बार बार वही चीजें आ रही हैं कि हम बच्चों के हिसाब से, जीन पियाजे ने अपना एक विकास दिया है, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, सभी लोगों ने उसको पढ़ा है। संगठनात्मक विकास के सिद्धांत उन्होंने उम्र बांटा है, 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 साल से 11 साल, 11 साल से अधिक। तो उन्होंने देखा कि अगर हम 5 से 7 साल के बच्चों के प्रति हम ये दृष्टिकोण समझने का प्रयास करते हैं, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो उनके द्वारा, बच्चे के द्वारा जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा वो मूर्त अनुभव से ही वो सीखता है। मूर्त अनुभव अर्थात ठोस अनुभव, कॉन्क्रीट। मूर्त अनुभव का कॉन्सेप्ट कैसा है, बच्चों को वही चीजें ही हम लोग बता समझा सकते हैं जो उन्होंने देखा हो या वो देख रहा हो, अनुभव कर रहा हो, जो उनके प्रत्यक्ष अनुभव से वो आता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है, या तो देख करके या उसको छू करके या उसको अनुभव करके। अगर आप बताते हो पेड़ छाया देता है तो उनको, बच्चों को पेड़ के पास ले जाना पड़ेगा, पेड़ की छाव में उनको दिखाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, छाव का अनुभव कराना पड़ेगा, तब वो समझ सकेंगे। गाय दूध देती है, गाय के पास ले जाना पड़ेगा, उनका दूध दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर नदी के बारे में बता, आप जैसे नदी समुद्र जैसे बात बड़े बड़े बात कर रहे हो तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है नदी किसको कहते हैं। आपको कोई नई चीजें बता दिया जाए, आपको कल्पना करने बोला जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको उसको रियल देखना ही पड़ेगा। तो छोटे बच्चे जिस चीज को पहली बार देखते हैं वो ठोस अनुभव से ही वो सीखते हैं। सबसे पहले यही आएगा कि 5 से 7 साल के बच्चे, जो छोटे बच्चे होंगे, वो जितना भी उनका इंद्रियां होंगी, वो इंद्रियों से ही ज्ञान लेकर के सीख पाएंगे। दूसरा ये, छोटे बच्चों को अगर कहा जाए, पूछा जाए कि पेड़ काट दिया जाए तो क्या होगा, तो एक ही चीज है ना, उन्होंने अपने जितने 7 साल 5 साल का अनुभव लिया है, उनका ये अनुभव होगा पेड़ काट दिया जाए तो छाया नहीं मिलेगा, छाया हमको नहीं मिलेगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पेड़ को काट दिया जाए तो क्या परिणाम होंगे, तो आपका जो उत्तर होगा, आपका दृष्टिकोण होगा अलग होगा। आप ऑक्सीजन की बात करोगे, आप इमारती लकड़ों की बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट उस पर बना हुआ है। 5 से 7 साल के बच्चे का जो दृष्टिकोण है यहीं पर बना हुआ है। बच्चों को अगर किसी कॉन्सेप्ट को लाना होगा छोटे बच्चों में 5 से 7 साल में, तो उनको ज्यादा से ज्यादा खेल और गतिविधि से ही जोड़ के रखना है।
चित्र के माध्यम से, कहानी बताने के माध्यम से, खेल गतिविधि के माध्यम से, गीत के माध्यम से या छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उनको एनवायरनमेंट से जोड़ना ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और कल हमने इस पर बात भी किया है कि अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो उनका आपका उत्तर जो होना चाहिए वो सत्य और प्रमाणित होना चाहिए। सत्य प्रमाणित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बारिश क्यों होता है? यही प्रश्न था कल। बारिश क्यों होता है अगर बच्चा पूछता है तो आपको क्या बताना होगा? कल तो आए नहीं थे आप। अब बताइए, छोटे बच्चों को बताना है बारिश क्यों होती है। 5 साल का बच्चा है तो क्या बताएंगे आप? बच्चों को क्या बताना होगा? संघनन की प्रक्रिया ही बताना है ना। मैं कल रिपीट किया था कि बच्चों को ये बताना है कि वो इंद्र भगवान बारिश कराता है। आपको वही चीजें बतानी है जो सत्य हो और प्रमाणित हो। इसी कारण से छोटे बच्चों में जो कॉन्सेप्ट उस उम्र में वो जाएगा वो जीवन पर्यंत बना रहेगा। क्योंकि आप उस समय बचने के लिए कुछ भी बोल देंगे, आपको ये लगेगा कि क्या छोटे बच्चे संघनन की प्रक्रिया समझ पाएंगे, उससे अच्छा है हम ये बोल देते हैं। तो संघनन शब्द ना बोल करके आप कुछ दूसरे शब्दावली का उपयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो जितने भी जिज्ञासु बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जिज्ञासा के प्रश्न होते हैं। उनको अगर आप शांत करना चाहते हैं तो उनको वही उत्तर दें, वही जवाब दें जो वास्तविक हो, सत्य हो। लेकिन जैसे ही हम 14 साल या किशोर बच्चों की बात करते हैं, वो अपने जीवन के उम्र के हिसाब से या तो वो औपचारिक शिक्षा लेकर बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है या अपने जीवन के अनुभव से बहुत सारी चीजें पर्यावरण के प्रति वो सीख चुका होता है। ऐसे में उनका किसी विषय के प्रति दृष्टिकोण अलग होगा। अगर हम उसके तर्क और विश्लेषण क्षमता की बात करेंगे तो उस उम्र तक पहुंचते बच्चों के अंदर बहुत सारे तर्क करने की क्षमता आ जाती है। अगर उनको किसी भी मुद्दे पर कारण पूछा जाए या उसका परिणाम पूछा जाए तो स्पष्टता वो बता पाएगा कि इसका ये कारण होता है और ये परिणाम होता है। अगर पूछा जाए बच्चों को यदि प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से वो बता सकता है कि प्रदूषण क्या होता है, उससे बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा और कितनी बीमारियां हमको हो सकती है। दूसरा चीज, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण भी धीरे धीरे उनके अंदर आ जाता है। यहाँ पर 14 साल की उम्र की बात है तो 14 साल की उम्र में लगभग क्लास 8 पास आउट बच्चा माना जाता है। और ऐसे स्थिति में बच्चों के अंदर पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है, ये विचारधारा उनके अंदर आ जाती है। और ये इसलिए है क्योंकि पेड़ काट दिया जाए तो क्या होगा, तो ये पेड़ काट दिया जाए तो क्या होगा, वो 5 साल का बच्चा और 14 साल के बच्चे का उत्तर में अंतर आपको मिलेगा, है ना। ये बहुत सारे रीजन दे सकते हैं कि पेड़ कटने से क्या हो सकता है और बाकी छोटे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा। ये उसका तुलना है उम्र के हिसाब से। कुछ और हैं जो छोटे बच्चे मूर्त कॉन्सेप्ट ले रहे थे, बड़े बच्चों के अंदर अमूर्त अवधारणा का विकास होगा। और वो पृथ्वी क्यों गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास क्या है, सब चीज समझ सकता है। क्योंकि वो अपने जीवन में वो उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से गर्मी ठंडी बरसात का अनुभव किया होता है। छोटे बच्चों को उतना पता नहीं है कि मौसम भी परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ भागीदारी की भावना भी होती है। अब भागीदारी की भावना ये वाला आपके पर्यावरण में इकाई 5 में नया टॉपिक जुड़ा है। इकाई 5 में नया टॉपिक जुड़ा है, सिलेबस देखे होंगे तो सामाजिक सहभागिता। सिलेबस देखे होंगे तो ये जुड़ा हुआ है। और सामाजिक सहभागिता पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में यही है भागीदारी की भावना, जिसमें मिलकर के क्या आपको करना होगा, प्लांटेशन वृक्षारोपण करने की बात होगी, पानी बचाने की बात होगी तो आप अकेले ना करके सामाजिक रूप से हम काम करेंगे। प्लास्टिक का प्रयोग ना करना, इस पर आपका सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रदूषण बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए आपके पास सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो छोटे बच्चे होंगे उनका विचारधारा, उनका दृष्टिकोण, उनकी अवधारणा अलग होगी और जो बड़े बच्चे हैं उनकी अवधारणा अलग होगी। तो ये उसी का फिर से तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन में आप लोग ये देखेंगे कि छोटे बच्चे किसी पर्यावरण को समझने के लिए उपयोग करते हैं अपने अनुभव का और अपने इंद्रियों का। और इंद्रियों से जो अप्रत्यक्ष अनुभव होता है,
बड़े बच्चे उसी को समझने के लिए अपने ज्ञान और तर्क का उपयोग करते हैं जो इनसे अलग है। ये आ जाएगा आपका मूर्त अवधारणा, और बड़े बच्चों के अंदर आ जाएगी अमूर्त अवधारणा। छोटे बच्चे खेल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से एक्टिविटी में भाग लेते हैं, जबकि बड़े बच्चे को कुछ टास्क मिलता है, सर्वे काम हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, इससे वो पर्यावरण से जुड़कर काम करते हैं। ये भी है। 5 से 7 वर्ष के बच्चों को केवल तत्काल लाभ दिखता है, पेड़ से क्या मिलता है, फल। छोटे बच्चे ये सोचे कि पेड़ से क्या मिलता था, फल। जबकि बड़े बच्चे को सोच जो होगा वो बहुत सारे चीजों को बता सकता है। पेड़ से ही बारिश होती है, कहा जाता है जितने क्षेत्र में जंगल होंगे वहां पे बारिश की संभावना ज्यादा होती है, पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा। समझ तो आ रही है बातें आपको? ये बहुत सारी कहानियां जैसे लगेंगी परीक्षा हाल में। इसका एक प्रश्न बनेगा कि बच्चों के अंदर पर्यावरण के संदर्भ में दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है, अवधारणा बनने का सिद्धांत कैसे है। छोटे बच्चे में अवधारणा बनने के तरीके होते हैं, खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, अमूर्त सोच के माध्यम से। अमूर्त सोच नहीं आएगा, है ना? ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, तो इसको ये लाइन टू लाइन एग्जाम में आ जाए ये संभव नहीं है, लेकिन आप जो समझ रहे हो, जो सीख रहे हो, उससे प्रश्न बनेंगे तो आपका विचार क्या हो सकता है वो प्रश्न होता है। हो सकता है 4 महीने पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न हमारे क्लास से ना आए, संभावना भी है ना आए, क्योंकि आप अगर इसी पे डिपेंड हो तो और तो मुश्किल है ना। ये तो केवल कोचिंग का होता है, एक मार्गदर्शन है कि आपको सिलेबस में क्या चीजें हैं, क्या पढ़ना है, ये आपको बताया जा सकता है। और यही बस पढ़ना है ऐसा नहीं है, ये भी पढ़ना है, ये है ना। और ये आपको दिशाहीन होने नहीं देगा। पॉइंट है, टू द पॉइंट है, सिलेबस वाइज आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से चीजें टॉपिक है, और अपने से और इस सेक्टर में क्या पढ़ा जा सकता है ये भी आप लोगों को करना होगा। 2-4 मैथ्स बनाते हैं तो वो तो नहीं पर्याप्त नहीं है, उससे रिलेटेड या उससे और अलग लेवल से प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। पर्यावरण के बारे में आप जितना भी कॉन्सेप्ट ले रहे हो, तो ये मान के चलिए एक बार आप सीख रहे हो और आपको अगर इस पर बोलना पड़े या लिखना पड़े तो आप क्या लिख सकते हो, वही प्रश्न बनेगा आने वाले समय में। एक भी प्रश्न ना आए ये भी हो सकता है। चलिए ये भी देखिए, ये एडिशनल है इसमें। और ये भी आप लोगों को हेडिंग पढ़ के जानना चाहिए कि आपको जो व्यू मिलेगा सकारात्मक चीजें हो सकती हैं। अगर बच्चों को पता करना होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे कितनी उम्र के हिसाब से बोल सकते हैं, 0 से लेकर के हम मान सकते हैं 18 साल तक बालिग बच्चे, या 14 साल तक के बच्चे। 14 साल तक के बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति कितनी समझ है, कितनी वो पर्यावरण के बारे में जानकारी रख रहे होंगे, इसको पता कैसे किया जाए ये भी आपके लिए एक टॉपिक है। तो पता करने के क्या क्या तरीके हैं, तो सेक्टर क्या है, बच्चे क्या जानते हैं इसको पता करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या जानते हैं उसको पता करने के लिए देखिए, अब बच्चे अक्सर पेड़ पौधों को, जानवरों को, पानी, मिट्टी। अब ये बताइए, मैं जो लिख रहा हूं ये आप लोगों को दिख रहा होगा आकाश, ये पर्यावरण का कौन सा घटक है, प्राकृतिक घटक है। ठीक है, प्राकृतिक घटक में जैविक अजैविक चीजें आती हैं। तो क्या बच्चों के बारे में प्राकृतिक घटक की जानकारी है? बिल्कुल होती है। छोटे से छोटे बच्चे पेड़ पौधों को पहचानते हैं, जीव जंतु को पहचानते हैं, पानी को जानते पहचानते हैं, मिट्टी को जानते हैं, और इसका समय के साथ यूज भी जानते हैं। ये होते क्या है ये भी जानते हैं, उसके बाद समय के साथ इसका उपयोग भी जानते हैं। तो उपयोग के बाद कौन से प्राकृतिक तत्व या कौन सा पर्यावरणीय घटक हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, ये उसका उपयोग है। पहला तो प्राकृतिक तत्वों के बारे में समझ होगी, उसके बाद उसका उपयोग के बारे में जानेंगे। अगर हम जानवर की बात करते हैं तो गाय, अगर समझ है गाय के बारे में, तो 14 साल तक की उम्र के बच्चे ये जान पाते हैं कि गाय से दूध प्राप्त होता है, पेड़ से फल प्राप्त होता है, सूरज से रोशनी प्राप्त होती है। उपयोग के आधार पर उनका पर्यावरण के बारे में समझ है, जानते हैं। कुछ ऐसे अपने जीवन में अनुभव किए होंगे जो इन्वायरमेंट जो
हमारे यहाँ समस्या है पर्यावरणीय समस्या, इसको लेकर वो जागरूक हैं। छोटे छोटे चीजों में वो जानते हैं कि प्रदूषण से बीमारी होती है, कचरा फैलाना गलत है, पानी बचाना जरूरी है, ये उम्र के हिसाब से जान जाते हैं। अब उनके बचाने के जो उपाय हैं, पहला तो प्राकृतिक तत्वों की जानकारी हो गई, उसके उपयोग के बारे में जानकारी हो गई, उससे होने वाले समस्या और समस्या का समाधान। पानी बचाना होगा तो घर का नल उपयोग होने के बाद बंद करना, बंद करके रखना नहीं। पौधों को पानी देना समय समय में, कचरा कूड़ादान या डस्टबिन में डालना, ये उनकी व्यवहारिक आदतें होंगे। जो पर्यावरण के बारे में समझ है ये हम बोल सकते हैं, अगर ये आदत उनके अंदर है तो। अब हम औपचारिक अगर विधि की बात करें, औपचारिक अनौपचारिक तो समझते ही होंगे, किसको औपचारिक और कहा जाता है, किसको अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होगा स्कूल या आपको सिखाया गया है कुछ तो वो औपचारिक होगा, या आपने अपने जीवन के अनुभव से सीखा होगा वो अनौपचारिक होगा। यहाँ पर बच्चों के बारे में अगर पता करना हो क्या जानते हैं तो बच्चों से प्रश्न पूछिए, पेड़ क्यों जरूरी है, अगर उत्तर मिलता है तो हाँ उनके बारे में समझ है। पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हाँ उत्तर मिलता है, तो ये उनके बारे में समझ है। वैसे ही उनको एनवायरमेंट के बारे में चित्र बनवाना, जैसे आप लोगों को कल मैं चित्र बनाने बोला था तो आपने जो चित्र बनाया वो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जो सबका कॉन्सेप्ट होता है। गांव का बनाने बोला जाए या गंदा पर्यावरण बनाना बोला जाए तो आप दोनों को अलग अलग उसके सोच के हिसाब से बनाएंगे। कुछ ऐसे रोल प्ले होते हैं, कहानियां होती है, उनको बताया जाए या एक्टिंग करने कहा जाए, अगर वो सही सही उसका प्रदर्शन करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके बारे में रियल में पर्यावरण के बारे में जानकारी है। पौधारोपण कराना ये उनके अंदर गतिविधि का हिस्सा है। पानी को रोकने की गतिविधि बताना, गतिविधि में जब हम देख रहे होते हैं कि बच्चे ने एक्टिविटी में भाग लिया है और जितनी तन्मयता से वो भाग लिया होता है उसके अंदर वो दिखता है हाव भाव कि वो कितना सजग है। ग्रुप डिस्कशन से भी जरूरी है। आपसे पूछा जाए, बड़ी बड़ी बात करते हैं पर्यावरण को बचाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आप तो भले पढ़ के आए वो औपचारिक रूप से, लेकिन आपके अंदर तो कॉन्सेप्ट है। और ये लास्ट दैनिक व्यवहार का अवलोकन, आप उसको देखते रहिए कि वो स्कूल में अगर पंखा चल रहा होता है और कोई व्यक्ति नहीं है वहां, कोई बच्चे नहीं है, तो क्या वो पंखा अंतिम व्यक्ति जो है, अंतिम बच्चा जो है, क्या वो पंखा बंद करके बाहर जाता है, लाइट बंद करके क्या वो बाहर जाता है? नल खुला हुआ है तो अपने से जाकर वो नल क्या बंद करता है? आप लोग करते ही होंगे, दिखता होगा। तो आपका जो दृष्टिकोण है पर्यावरण के प्रति वो अलग होगा, छोटे बच्चों का दृष्टिकोण वो अलग होगा। तो इनसे बच्चों का दैनिक व्यवहार के अवलोकन से बच्चों का पर्यावरण के समझ के प्रति हम लोग आकलन कर सकते हैं। चलिए, परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, अवलोकन और समस्या समाधान, ये जुड़ा हुआ है। नया कॉन्सेप्ट पहले भी था लेकिन दूसरे रूप में था। क्या लिखा है देखेंगे, पर्यावरण का या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तथ्यों को याद करना नहीं होता। ये जो लाइन लिखा है क्लियर है? हम बच्चों को पर्यावरण स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो केवल पढ़ाना और एग्जाम में पर्यावरण क्या है लिख देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कहने का मतलब है किसी भी सरकार का या किसी भी समाज का या किसी भी परिवेश का, उनके अंदर एक ऐसा व्यक्ति निर्माण करना जो अपने पर्यावरण के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, परिवेश से जुड़ने और एक अच्छे नागरिक और संवेदनशील नागरिक की बात। संवेदनशीलता के बारे में हम लोग चर्चा किया था। संवेदनशीलता किसको कहते हैं? आप पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील है, पशु पक्षी के प्रति संवेदनशील है,
ये संवेदनशीलता कब आएगी? जब आप उसको अपने हिसाब से समझेंगे। तो परिवेश, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग के स्कूल में ऐसे बच्चे मिलेंगे, अभी जाओगे तो इन्हीं लोगों को पढ़ाना है और इनके अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है, संवेदनशीलता लाना है। हाँ? कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे लोग होते हैं जो जैसे ही स्कूल के आसपास कोई गिलहरी दिख गया या छोटे मोटे सांप कीड़े मकोड़े दिख गए तो उसको दौड़ा करके संरक्षण कर देते हैं, उसका बचा लेते हैं ना, नहीं मारते। तो आपका जो दृष्टिकोण है वो तो गया, संवेदनशीलता कहाँ गई थी, वही बताना है। रोते हुए आएगा वो। देखिए, परिवेश के संबंध में सूचनाओं का संरक्षण, तो सूचना संरक्षण का क्या मीनिंग हो सकता है, उसको देखिए। सूचना संग्रहण का अर्थ है बच्चों को केवल किताबें पढ़ाना नहीं होता है। क्या हुआ? बल्कि उसे ज्ञान का को क्रिएटर ऑफ नॉलेज बनाना है। ये लिख लेंगे, ये आया हुआ प्रश्न का हिस्सा है। छोटे छोटे जो नॉलेज होंगे बच्चों के, वो अपने स्थानीय वातावरण से, डेटा संग्रहण किसको कहते हैं? फिर डेटा संग्रहण में वो सभी चीजें शामिल होती हैं जो छोटे छोटे बच्चे अपने जानकारी में एकत्र करते हुए चले आते हैं। केवल लिख करके डेटा संग्रहण करना ही डेटा संग्रहण नहीं होता है, सभी चीजों को अपने ज्ञान में वो समाहित करता हुआ चला जाता है। जैसे आप अगर छोटे बच्चों को बात करें कि सूचना संग्रहण की मुख्य विधि कौन सी है, अगर हम उनको बगीचे ले जाएं, तालाब ले जाएं, स्थानीय बाजार ले जाएं, तो उनका जो नॉलेज होगा, उनका जो संग्रहण होगा ज्ञान के बारे में, वो प्रत्यक्ष होगा। क्षेत्र भ्रमण एक टॉपिक है, उसको बेहतर ढंग से समझेंगे कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण क्यों कराएं, कल भी हमने उस पर बात किया है। उसके साथ साथ है डेटा का मतलब, दूसरा चीज है कि समुदाय के साथ इंटरेक्ट होना। आप अगर बच्चों को बोले कि आप अपने से उम्रदराज लोगों से बातचीत करिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि 10 साल पहले, 20 साल पहले इस गांव में कितने पेड़ रहे होंगे। आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे कि आप जिस क्षेत्र पे रहते होंगे उस क्षेत्र की जो गांव की स्थिति थी 20 साल पहले, वो अलग थी। 20 साल पहले की जानकारी आपको याद भी होगी, अब तो भी 20 साल के होंगे तो फिर गड़बड़ है ना। 21 साल सबको हो गया है ना, 21 के बाद ही फॉर्म भर सकते हुए भी है, और 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो 35 मुख्य है, उसके बाद 5 साल सबको है, ST SC OBC जनरल सबको मिलता है, ठीक है। लेकिन बेरोजगार होना चाहिए तो 40 साल मिलेगा जनरल को, शिक्षित बेरोजगारों को 40 साल जनरल, और नौकरी वाले हैं और जनरल है तो 38 साल सामान्य वर्ग में। तो डेटा कलेक्शन की या आंकड़े का, परिवेश संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण करने की एक तरीका है कि आप डायरेक्ट बच्चों को किसी क्षेत्र पे ले जाइए, या किसी व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों से गांव के बारे में डेटा एकत्र करिए कि पहले आसपास का क्षेत्र कैसा रहा होगा, कितने पेड़ रहे होंगे, कैसे सामाजिक स्थिति कैसे थी। आप अनुभव करते होंगे कि पहले के समय में जो लोग थे सामुदायिक रूप से ज्यादा सक्रिय थे, अब व्यक्तिवाद का बढ़ावा होते जा रहा है, लोग व्यक्तिवाद पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो इतिहास मौखिक होगा, उसको आप लिख कर रख सकते हैं। तो समुदाय के साथ अंतःक्रिया भी आपका एक हिस्सा है। दूसरा चीज होता है, आप जिस एज में हैं, आप खुद भी जाकर के ये पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है पर्यावरण के संबंध में। जैसे सामान्य रूप से सर्वे किया जाता है, बच्चों के द्वारा सर्वे कराइए कि घर में कितने, घर में गांव है, गांव में कितने घरों में नल लगा हुआ है और पीने का पानी आता है, सर्वे का हिस्सा होगा। गांव में सर्वे कराइए, कर सकते हैं बच्चा कि कचरा कहाँ फेंका जाता है और कहाँ फेंकना चाहिए। तो सर्वे और साक्षात्कार डेटा कलेक्शन की एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स ये होते हैं कि आप बच्चों को ये कर सकते हैं कि समाचार पत्र के माध्यम से, बाल पत्रिकाओं के माध्यम से, चकमक सुने, चकमक
बाल पत्रिका है, चकमक, स्कूलों में आता था चकमक नाम की बाल पत्रिका। पोस्टर और इंटरनेट, आज के समय में इंटरनेट से इमेज या आंकड़े जुटाने का काम ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी परिवेश के बारे में आपको पर्यावरण संबंधित डेटा एकत्र करना होगा बच्चों के द्वारा। तो उनको कुछ कुछ काम दिया जा सकता है, उसके माध्यम से वो स्थायी और अस्थायी डेटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक। शिक्षण शास्त्र में महत्व, बालक केवल पेसिव लर्नर नहीं है, पेसिव लर्नर या पेसिव लिसनर, है ना। सीखने के दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर लिसनर का मतलब है रिसीव करने वाला। तो बच्चा केवल सुन करके देख करके केवल ज्ञान ग्रहण नहीं करता, बल्कि उनके अंदर हर चीज को जानने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता होती है। आपके अंदर अगर मैं बोलूं जो चीजें आप ग्रहण कर रहे हो, क्या इसका अन्वेषण विश्लेषण कर पा रहे हो? अगर कोई छात्र किसी कंटेंट को लेता है और केवल सुन लेता है और वो उस पर अपना विचार स्पष्ट नहीं कर पाता, तो केवल आप श्रोता हो, है ना, केवल सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। क्या आप जो जानकारियां जो इसमें लिखी हुई है उसको आप पढ़ते हो या पढ़ने के बाद समझते भी हो? और समझ गए हो, समझते होंगे, तो आप एक प्रकार के केवल सुनने वाले व्यक्ति नहीं हो, बल्कि हर कंटेंट को सुनकर समझने वाले, अन्वेषण करने वाले छात्र हो ना। हाँ बोल दिया करो, मुझे पता है वास्तविकता, लेकिन हम सुन लेना चाहते हैं कि हाँ, कॉन्फिडेंस आता है इससे। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास को बनाकर रखिए। चलिए, अवलोकन भी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में ही शब्द छुपा होता है। ऑब्जर्व करना का मतलब होगा कि आप किसी भी चीज को देख रहे होते हो तो देख कर समझना, ये ऑब्जर्वेशन है ना। जैसे आप लोगों को मैं लिखते हुए देख रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप केवल लिख नहीं रहे हो, बल्कि चीजों को समझ करके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ले रहे हो। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है, सड़क पे कोई जा रहा होगा, ठीक है, सड़क में कोई चल रहा होगा तो आप उसको देख रहे हो चलते हुए, लेकिन सामान्य रूप से चल रहा होगा तो उसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन अलग होगा। हिलते डुलते चल रहा होगा तो आपका ऑब्जर्वेशन अलग होगा। वो जो अवलोकन होगा, बारीकी से किसी चीज को देखना और नॉर्मल ढंग से किसी चीज को देखना। सामान्य सभी लोग चलते हैं, लेकिन किसी चलते हुए को हिलते डुलते देखिए तो आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षण उस पर चला जाता है। ये हिल रहा है मतलब उसके पैर में चोट लगी है, आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया। दूसरा, वो गड्ढे गड्ढे पे चल रहा हो, ये भी तो हो सकता है। वो सड़क ही खराब हो, पैर एक गड्ढे में जाता है, दूसरा समतल पे, फिर गड्ढे में, इस कारण से वो लड़खड़ा रहा हो। तो आपका ऑब्जर्वेशन, जब तक आप उसके मूल बिंदु तक नहीं पहुंचते तब तक आपका ऑब्जर्वेशन भी गलत हो जाता है। अवलोकन इसलिए कहा जाता है, मूल बिंदु तक पहुंचना। तो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन पर्यावरण अध्ययन में सबसे मौलिक कौशल होता है। साधारण देखने और अवलोकन में अंतर होता है। आपने एक बार देखा और हिलते डुलते देखा तो आपका कॉन्सेप्ट चला गया कि वो नशे में होगा, है ना। लास्ट में पता चलता है कि सड़क ही खराब था। तो अवलोकन का अर्थ है ध्यान पूर्वक देखना, उद्देश्यपूर्ण, आप किस उद्देश्य से उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आपने किस प्लान के तहत बच्चों का ऑब्जर्वेशन करने का प्लान बनाया है, या जिसमें किसी पैटर्न या बदलाव को समझा जा सके। तो ऑब्जर्वेशन करने के कई तरीके होते हैं। पर्यावरण का ऑब्जर्व करना होगा, या किसी स्कूलों में आता है ना, निरीक्षण और अवलोकन में अंतर होता है। स्कूलों में निरीक्षण होता है, अवलोकन जो होता है वो लर्नर को बिना बताए किया जाता है। अवलोकन का एक सिद्धांत होता है, आप किसी का अवलोकन कर रहे हो तो उनको ये बताना नहीं है कि हम आपके अवलोकन करने आए हैं। आपका रियल कंटेंट लेने के लिए ये सैंपलिंग का एक हिस्सा है अवलोकन।
सैंपलिंग, सैंपल लिया जाता है ना, हाँ, उसका एक तरीका है अवलोकन। तो पहला चीज तो छोटे बच्चे किसी नेचर को देखते हैं और अपने इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखना हो गया, सुनना हो गया, छूना और सूंघना, इनसे वो पर्यावरण को ऑब्जर्व करते हैं और केवल उनको देखते ही नहीं है बल्कि उनके अंदर पाए जाने वाले गुणों को वो अपने अंदर लेते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन है, उसको रियल रूप में महसूस कर लेना। दूसरा होता है सूक्ष्म निरीक्षण। जब छोटे बच्चे किसी पर्यावरण को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो समान रूप से देख नहीं रहे होते हैं। जैसे जीव जंतु के बारे में लिखा हुआ है, वो अगर चींटी को देख रहे होते हैं तो चींटी के बारे में हो सकती है उनकी जिज्ञासा बढ़े और चींटी के पैरों को काउंट कर ले, वो कुछ भी इच्छा उनके अंदर हो सकती है और वो बारीकी से उनका निरीक्षण करते हैं। कुछ फूल पौधे को देखते हैं, उनके आंतरिक भागों को भी देखने का प्रयास करते हैं कि बना कैसे होगा फूल, पत्तियां कैसी लगी होंगी, उस पर जो बर्ड कली होती है वो कैसे होंगे, सबको बारीकी से वो देखते हैं। आप किसी चीज का ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई नई वस्तु खरीदते हैं या मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन तो करते होंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करते होंगे, उसके बाद आप उस पर अपना विचार बनाते हैं, हाँ ये खरीदने लायक है या फिर खरीदने लायक नहीं होगा, और आप अपना उस पर बेस्ट ही कलेक्ट करके लाते हैं, कुछ भी उठाकर नहीं लाते। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपको उस फिक्स पॉइंट तक पहुंचना होता है जो सबसे अच्छा हो। वैसे ही बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता होती है, अवधारणा होती है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण करके अपना विचारधारा बना रहे होते हैं। तीसरा होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के उस पर रिकॉलिंग करना या फिर एक्टिविटी में उसको शामिल करना। जो देखा उसे चित्र बना करके टेबल में भर करके लिख करके रखना। जैसे एक सप्ताह में हर दिन पौधे की लंबाई नापना, ये ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा होगा। अब इतना बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि एक दिन में वो कितना बड़ा होता है, इतना हुआ लिखे। लिखने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पौधे में वृद्धि जो होती है वो सप्ताह में दिनों के हिसाब से इतनी इतनी होती है। हो सकता है यहाँ से वृद्धि ज्यादा हो, यहाँ से फिर समय अंतराल में कमी आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? कितना समझ रहे हो, अभी टेस्ट होगा ना तो समझ में आएगा। शिक्षण शास्त्र में इसका महत्व, अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंसंट्रेट किया जाए पर्यावरण के प्रति या किसी भी विषय के प्रति, तो उनके अंदर एकाग्रता, धैर्य। अब धैर्यता क्या है? हर दिन पौधे को बढ़ते हुए देखना और उसका माप लिखना बहुत बड़ी धैर्यता की बात है। आपको बोला जाए कि 6 घंटे इस टेलीविजन को देखना है, देख सकते हैं? आप देख सकते हो? ये टीवी को देखना 6 घंटे आज बंद रहेगा, बंद टीवी को देखना है, तो उसमें आपका क्या परीक्षण होगा? अगर चालू रहे तो आप इंटरटेन करके 6 घंटे में 2 पिक्चर देख के समय निकाल सकते हो। बंद टीवी को देखना और देखते ही रहना है उसको, तो ये आपके लिए धैर्यता का परीक्षण होगा। यही है। तो बच्चों के अंदर धैर्यता लाना और छोटे छोटे चीजों को समग्रता लाना, सूक्ष्मता के माध्यम से एकाग्रता लाना, ये इनका समझ है। मोबाइल बंद कर दीजिए आप। आप लोगों को फिर मोरल एजुकेशन देना पड़ेगा। मोरल एजुकेशन आज का ये है, 2 महीने में आपकी प्राथमिकता क्या है, बस एक लाइन का मोरल एजुकेशन है आज। यही आप एक है, 2 महीने में आपकी प्राथमिकता क्या है उसको लिख लीजिए, और एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, वही है जो आप यहाँ समय दे रहे हो। उसके अलावा अभी के समय में आपके जीवन में कोई प्राथमिकता नहीं है ना? वही तो प्राथमिकता है। उसके बाद आप सोचते रहिए अपने आप को, वो आपके फिर चलता रहेगा और उससे आने वाले समय में फिर वो डिस्टरबेंस लाएगा वो चीज। प्राथमिकता तय करिए, जरूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है। और इतना कम समय है कि आपका हर एक
मतलब सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, आप लोग पूरा बंद कर दीजिए। खाना पीना नहीं छोड़ने बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया का जो टाइम बर्बाद होता है ना, तो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे तो उसी क्षेत्र में करिए जो अभी 2 महीने में काम का है, उसी के लिए बस। आपका मन चंचल है तो उसको उसी में कंसंट्रेट कर लीजिए, उसके बाद भूल जाइए सब। फिर उसके बाद सोशल मीडिया में जितना आपको रील्स बनाने हैं, देखने हैं, देखते रहिएगा। उसके बाद ये देखिए, अगर आप बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में, कोई छोटा बच्चा है, छात्र है, पर्यावरण के प्रति बहुत सारे चीजों को ज्ञान ले रहा होता है, अवलोकन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, चीजों को, नई नई चीजों को समझ रहा होता है, तो केवल देखने समझने से बस से उसका काम नहीं बनेगा। उस पर उनको डेटा कलेक्ट करने के बाद उन पर उसको विश्लेषण करना पड़ेगा। तो यहाँ वही बात है कि अगर आप पर्यावरण के प्रति समझ बढ़ाना चाहते हैं, दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट स्पष्ट करना चाहते हैं, तो जो डेटा कलेक्ट किए हो उस पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। पर्यावरणीय सूचनाओं का विश्लेषण ये कैसे होगा? तो जितनी चीजें आप कलेक्ट करे हो तब तक निरर्थक है जब तक उसका अर्थ ना निकाल लिया जाए। तो छोटे बच्चे पर्यावरण के प्रति क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इस पर ही सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो उसके एक प्रोसेस होता है कि ये जो प्रोसेस होगा वो आपके कॉपी में होनी चाहिए। प्रश्न ये है, परिवेश संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण करने का क्रमिक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जो विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं और चर्चा कर चुका हूं कि विज्ञान के किसी भी कॉन्सेप्ट को लेने के लिए हम सबसे पहले डेटा एकत्र करते हैं, अर्थात समस्या को लेते हैं, समस्या का वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है उसको उठाते हैं। वैसे ही ये है, हम अगर बहुत सारे डेटा को एकत्र कर लिए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं, तो मिली हुई वस्तु या डेटा को सबसे पहले क्या करिए, उसके नेचर के हिसाब से उसको वर्गीकरण करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी घुलनशील और अघुलनशील का डेटा कलेक्ट करना होगा, या जीव जंतु के बारे में जानकारी या कॉन्सेप्ट देना होगा, तो उड़ने वाले जीव और चलने वाले जीव को अलग करिए, घुलनशील अघुलनशील को अलग करिए। जैसे ही दोनों में आप अंतर करते हो, वर्गीकरण करते हो, उसके बाद उस पर आप तुलना करना शुरू कीजिए। तुलना कैसे की जाएगी? अगर आपको कुछ डेटा मिलता है, छोटे बच्चों को अगर टास्क मिला है सर्वे में या प्रोजेक्ट में कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की जांच करनी होगी, तो दे दिया गया है गांव का और शहर का, तो निश्चित रूप से गांव की वायु गुणवत्ता सही होगी शहर की तुलना में। तो कंपेयर कैसे होगा? जब तक दोनों का आप अलग अलग अंतर करके नहीं करेंगे। उसके साथ साथ कार्य कारण संबंधी सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम किसी कारण को जानते हैं, कारण से ही कार्य सिद्ध होते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि खेतों में बाढ़ आना, खेतों में फसलें खराब हो जाना, तो दो कारण है, या तो अत्यधिक बारिश या बारिश का ना होना। तो किसी कार्य के होने के पीछे क्या कारण है, ये भी पर्यावरणीय डेटा कलेक्शन का विश्लेषण कहलाता है। अभी कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी तो फसलें, तो बारिश का ना होना एक कारण है और फसल खराब होना उसका कार्य है, कार्य कारण का संबंध है। गंदे पानी के ठहराव होना एक कारण है, और इसी कारण से मच्छर, और मच्छर के कारण से मलेरिया होता है। तो बीमारी की होने का कारण है मच्छर, और मच्छर का कारण है गंदा पानी। तो कारण और कार्य का संबंध आप समझे। कुछ ऐसे डेटा है जिसका विश्लेषण आप किस रूप में करते हो? आने वाले भविष्य की संभावनाओं के रूप में आप डेटा कलेक्ट करते हो, पूर्व अनुमान लगाते हो। इसमें देखिए, अगर आप लगातार कुछ सालों तक डेटा एकत्र कर रहे हो और आपको आपके गांव की या शहर या क्षेत्र में पेड़ों की संख्या पता है और धीरे धीरे वो संख्या कम हो रही, तो आने वाले समय में कितनी ज्यादा वनों का ह्रास हो जाएगा, ये आप आने वाले समय के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हो, पूर्व अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, लगातार उद्योग बन रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग बनते जा रहे हैं, और यहाँ से प्रदूषण वाला वायु उत्सर्जित हो रही है। तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हो कि आने वाले 10 साल में आसपास के जो खेत हैं,
आसपास के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से प्रदूषण का शिकार होंगे। तो किसी भी कंटेंट को या डेटा को देखकर, आंकड़े को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है सकारात्मक प्रभाव हो या फिर नकारात्मक प्रभाव हो। आसपास लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो उसका परिणाम सकारात्मक होगा। इसीलिए पर्यावरण में इसका महत्व ये है कि अगर हम वो सब चीजें करते हैं तो बच्चों के अंदर जो रूट लर्निंग है, अर्थात बच्चों को रतंत्र विद्या, अभी आपका कॉन्सेप्ट इसको पढ़ने के बाद खुद में बनने चाहिए। आप इस कंटेंट को देखते हो, पढ़ते हो, यही आएगा, यही लिखेंगे, सोचोगे, तो आपके अंदर रूट लर्निंग है, रट कर लिखने वाली चीजें हैं। कुछ मामले में आप कर सकते हो कंटेंट के हिसाब से डेटा को, लेकिन आपके अंदर स्किल होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए, और ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, थॉट्स। और ये कब आएगा? जब वो अपने पूरे अनुभव से, पूरे एक्सपीरियंस से, पूरे अवधारणाओं से सब चीजों को समझता है। पर्यावरणीय समस्या और उससे समाधान। हमने बहुत सारे पर्यावरण में आने वाली समस्याओं को थोड़ा देखा भी है, प्रदूषण भी उसमें शामिल है। तो बच्चे उसके समाधान कैसे कर सकते हैं, बच्चे के दृष्टिकोण से देखें, या आप उसको कैसे कर सकते हो। पर्यावरण का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि हमको पर्यावरण को बचाना, सबसे महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य होना चाहिए। और बचाने के लिए केवल प्रॉब्लम को सोचते नहीं रहना होगा, समाधान ढूंढना पड़ेगा। और समाधान अगर आपके अंदर है तो आप सक्रिय समाधानकर्ता के रूप में जाने जाओगे। क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए आपको इन चरणों से गुजरना पड़ेगा, और ये चरण ऊपर से नीचे आप लिख सकते हो। ये चरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट टू पॉइंट आएगा और आपको इसको अरेंज करने आ सकता है। तो पहले है, दुनिया में जो भी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को पहले चिन्हांकन करना ही पहला चरण होता है। तो समस्या क्या है उसको पहचानना। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं पर्यावरण के संबंध में, आप बताइए, बताइए, आप लोग बताना है पर्यावरण के संबंध में समस्याएं। वो छोटी दीर्घकालिक समस्या बताइए आपको। हाँ, उद्योग होने के कारण से वायु प्रदूषित हो रही है। दूसरी समस्या, कहाँ हो रहा है? ठीक है, ठीक है। नहरों के माध्यम से दूषित पानी खेतों तक जाना, ये दूसरी समस्या हो गई, जिससे फसलें खराब होंगी और जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं। तीसरी समस्या, कचरा हो सकता है। तो वो जो समस्या है उनकी पहचान किए, क्यों हो रहा है ये, उसके कारणों को जानना। आपने बताया कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है, बोल दिए कारण है, उसको भी आप लोग ने कहा कि कारखानों के कारण से वायु प्रदूषण, नहरों में जो दूषित जल बहता है उससे जल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले तेज आवाजों से ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद उसके आपका उपाय होना चाहिए, क्या क्या उसको उपाय हो सकते हैं रोकने के। तो आप बहुत सारे उपाय गिनाएंगे, है ना। जैसे वायु प्रदूषण को रोकने के 10 उपाय हो सकते हैं। उन 10 उपायों में केवल सबसे बेस्ट उपाय को चुनना और चुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, और जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको लगातार मूल्यांकन करते रहना कि हमारे द्वारा किया गया वो जो इम्प्लीमेंट है वो सही हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मूल्यांकन सबसे अंतिम बिंदु होता है। ठीक, ये क्रम याद रखेंगे और हम हमें और ये छोटे छोटे मूल बातें थी, इसको देख लीजिए। शिक्षण शास्त्र में कुछ चीजें हैं बच्चों को लेकर, है ना, एक पूरी बालकों में एजेंसी और ऑनरशिप की भावना आती है और वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं अगर बच्चों के अंदर ये प्रोसेस शुरू से बता दिया जाए तो।
अगर पर्यावरण संरक्षण के बारे में, कुछ समाधान के बारे में जानकारी दी जा रही है तो नागरिक जिम्मेदारी और आने वाले समय में सतत जीवन शैली की नींव उनके अंदर आ सकती है। तो छोटे छोटे बच्चों में हम शुरू से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति या समाधान कैसे किया जा सकता है उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बिंदु थे जो यूनिट 2 में थे, तो दोनों यूनिट याद हो जाने चाहिए। यूनिट 1 में था पर्यावरण के घटक, याद हो गए हैं। 4 घटक थे, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटक, और उनके आपस में अंतःक्रिया। उसके बाद हमने बात किया था पर्यावरण के सरोकार कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, उस पर हमें प्रदूषण भी देखते हैं, लोगों के रहने के तरीके भी देखते हैं। फिर दूसरा यूनिट था पर्यावरण के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण, और बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, अवधारणाएं क्या क्या बनती है। ठीक, अब हम अगले यूनिट की बात करते हैं जल्दी से, वो भी जल्दी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। ये होगा यूनिट 3, हो सकता है कि यही ओपन मत हो जाए। यही हो गया। यहां से लिख लेंगे इकाई 3। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। तीन टॉपिक है इसमें, देखते हैं सिलेबस, आप लोग देखें। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाना चाहिए, और पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम के सरोकार, कॉन्सेप्ट का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। चलिए थोड़ा सा इसको समझेंगे, उसके बाद रीजनिंग भी करना है आप लोगों को बहुत सारा आज। आपको एक प्रश्न आता है बिना ऑप्शन के, बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ना चाहिए। अब तक बता सकते हैं, कुछ तो बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे वो सकारात्मक भाव से ही बोलेंगे। क्या हो सकता है पर्यावरण क्यों पढ़ाना चाहिए। हाँ, सबसे मूल बात वही है, समझ लाना, जागरूकता लाना, और संरक्षण का कॉन्सेप्ट डालेंगे तो आने वाले समय में वो बच्चों को, हाँ, तो पर्यावरण के जो पाठ्यक्रम का मतलब क्या होगा, सिलेबस। हम उसमें 3 चीजें पढ़े थे, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, और तीसरा था पाठ्य पुस्तक। तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। पाठ्य फ्रेमवर्क को, रूपरेखा, तो उसमें किसी पाठ्यक्रम को या पाठ्यचर्या को समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो दिया है एनसीएफ ने। एनसीएफ का फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उन्होंने जो विचारधारा दिया है कि बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाया जाना चाहिए और उस पढ़ाते समय बच्चों के अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट होना है। ठीक, सबसे पहले जानना जरूरी है, इसमें तो है नहीं। एनसीएफ, एनसीएफ ही पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को बताता है। तो एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 का पर्यावरण के प्रति विचारधारा बहुत स्पष्ट है, और उनका ये मानना है कि देखिए ना, केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ही बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना तक सीमित नहीं है, बल्कि एनसीएफ का सबसे मूल उद्देश्य है शिक्षा को स्कूली शिक्षा से बाहर जोड़ना। एक उद्देश्य, मूल उद्देश्य, पढ़ाई को बाहरी गतिविधि से जोड़ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट आता है वो पर्यावरण ही आता है। दूसरे विषय को ज्यादा से, हिंदी को कितने कितने आप बाहर के विषय से जोड़ने का प्रयास करेंगे, अंग्रेजी को, लेकिन पर्यावरण हो गया,
गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इनको आप स्कूली जीवन के साथ साथ बाहरी जीवन की गतिविधि से लगातार जोड़ सकते हो। तो ये देखिए कैसे इसमें कहा गया है, यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 का मानना है, नीचे लाइन देखिए स्पष्ट हो जाएगा, इनका उद्देश्य से यहाँ पढ़िए। ईवीएस के लिए एक समेकित विषय के रूप में ये अपना विचार प्रस्तुत करता है। बच्चों को केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में समाज, पर्यावरण के साथ साथ जो हम लगातार वही शब्द बार बार आ रहे हैं, उनको संवेदनशील बनाना, व्यवहारिक समाज उत्पन्न करना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना इनका मूल उद्देश्य एनसीएफ भी कहता है। तो आखिर पर्यावरण को क्यों पढ़ाएं? देखो ना, पर्यावरण क्यों पढ़ाएं टॉपिक है। अगर आप बच्चों को पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को पर्यावरण के प्रति महत्ता ही समझ नहीं आएगी। वो हवा क्या होता है, पानी क्या होता है, पौधे क्या होते हैं, जीव जंतु क्या होते हैं, समाज और संस्कृति क्या होता है, ये पढ़ लेगा और 2-4 दिन बाद भूल जाएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि ये अपने जीवन में अनुभव नहीं करता, ये डायरेक्ट हर बच्चों के, हर व्यक्ति से जीवन से जुड़ा हुआ ही चीज होता है और यही आपका उपयोग है और यही से जीवन चल रहा है। और इसी समय, अब आज के समय में देखें तो ये सभी चीजें दूषित हो गई हैं, जलवायु परिवर्तित होती जा रही है और लगातार प्राकृतिक संसाधन की कमी होती जा रही है। अब ऐसे में बच्चों को इनके वैल्यू के बारे में, महत्व के बारे में नहीं बताया जाए तो फिर तो आने वाले समय में ये अंधाधुंध इसका उपयोग ही करेंगे और संसाधन समाप्त कर सकते हैं और देश को ऐसे प्रदूषण की ओर ले जा सकते हैं जो आने वाले समय में दुनिया को नष्ट भी कर सकता है। बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो अब इसको पढ़ाने का मूल उद्देश्य है ये बच्चों को सतत विकास की दिशा में सोचने के लिए तैयार करना, और सोचना ही नहीं है, उस पर काम भी करना है। आपने कल भी पूछा, आपने कितने लोगों ने वृक्षारोपण किया है? आप लोगों ने, किसी ने नहीं किया है। वृक्षारोपण का अभी इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक वृक्षारोपण के तहत एक योजना लाया था, इससे पहले गवर्नमेंट ने, आप पेड़ लगाते हो तो आपको 3-3 हजार रुपये पैसा मिलेगा, लेकिन पेड़ को 3 साल तक बचा के रखना पड़ेगा। 3 साल में आप नॉर्मल खेत में भी फलों के पौधे लगा सकते थे। कई लोगों ने लगाया था आम के, धान को हटा करके पूरे में आम का खेत, बदल गया सरकार तो फिर गड़बड़ है। क्लियर है? ये आगे बढ़े। ये यहाँ से एक प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाएं? तो ऑप्शन होगा बच्चों को पर्यावरण के प्रति समझ, उनको जागरूक बनाना, संस्कृति और समाज से जोड़ना और इन सब के प्रति जागरूक करना, ये उद्देश्य है। इस कारण से बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ ने क्या कहा है पर्यावरण के बारे में? तो एनसीएफ ने कहा है पर्यावरण विज्ञान में भी पढ़ा जाता है और सामाजिक विज्ञान में पढ़ा जाता है, दोनों का हिस्सा है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है बल्कि दोनों का मिश्रण है। अपने आप में खुद का एक अस्तित्व है पर्यावरण का, ठीक। तो इसमें बच्चे अपने परिवेश से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलू को एक साथ समझते जाते हैं और जब चारों घटकों को एक साथ समझते हैं तो इसी कारण से उनको हम लोग इंटीग्रेटेड या समेकित दृष्टिकोण कहते हैं। चारों घटक एक साथ समझ में आता है। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा इस प्रकार से अध्ययन हमको कराना है कि जब हम पर्यावरण को बता रहे होते हैं तो उनको हम पढ़ा नहीं रहे होते, बल्कि उनके अंदर हर परिस्थितियों में उनके बच्चों के अनुभव को और आने वाले परिस्थितियों का महत्व बता रहे होते हैं। और जितना वो अनुभव करता जाएगा उतना अधिक वो सीखता जाएगा। इसी कारण से हमको रटाने पर जोर नहीं देना है, बल्कि अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देना है, जो किस पर आधारित होगा? बाल केंद्रित शिक्षा। एनसीएफ का ही उद्देश्य है। शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित। टीचर कैसे होने चाहिए? सुविधादाता। ठीक है ना, एक मार्गदर्शक के रूप में और सुविधादाता के रूप में एनसीएफ कहता है टीचर की भूमिका होनी चाहिए और वो कुछ दूसरी भूमिका नहीं निभाएगा। पढ़ाई बच्चों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। बच्चों को जानकारी बस देना नहीं है, बल्कि उनको पूरा का पूरा इन्वॉल्व करना है
और उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। उनको रटवाना नहीं है, याद करने के बजाय कुछ प्रश्न उत्तर करना होगा, कुछ टास्क देने होंगे, खोजबीन कराने होंगे, या फिर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालने वाले बिंदुओं को देना होगा जिससे वो अपनी जानकारी को समझ में बदले। समझना और जानकारी लेने में अंतर है। आप अभी जानकारी ले रहे हो, जानकारी बस नहीं लेना है, जानकारी को समझना पड़ेगा। शिक्षा पर्यावरण पढ़ाने का मतलब है कि बच्चों को हर बार यही चीजें रिपीट हो रही है ना, तो आपका पूरा का इन्वायरमेंट का पूरा जो क्षेत्र है वो इसी पर है। परियोजना क्या होता है, सर्वे क्या होता है, क्षेत्र वर्णन क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, ये पूरे के पूरे प्रश्न हैं पर्यावरण के, और हर चीज का एक एक प्रकार से अंतर पाया जाता है और सबका वैल्यू है। कुल मिलाकर के जितना गतिविधि में इन्वॉल्व होगा, जितना वो पर्यावरण में घर से या स्कूल से बाहर रहेगा, उतनी इसकी समझ विकसित होती जाएगी। सामाजिकता या मूल्यों में देखें तो जितना ज्यादा वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होगा, प्रकृति में सभी चीजें आ जाते हैं, पेड़ पौधे को, छोटे सूक्ष्म जीवों को, जीव जंतुओं के प्रति कितना वो संवेदनशील है। सह अस्तित्व, सहयोग या जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक सहअस्तित्व है, सामाजिक सहयोग है, ये भी है, तब भी हम उनको इन्वायरमेंट के प्रति सचेत मानते हैं और मूल्य और दृष्टिकोण का विकास उसके अंदर हो रहा है ये मानते हैं। एनसीएफ के हिसाब से पर्यावरण के विषय को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे हमने पर्यावरण घटक है, हम सामाजिक घटक की बात करें तो फैमिली और फ्रेंड्स। आप अपने सामाजिक पर्यावरण अपने रिश्तेदारों के प्रति, परिवारों के प्रति, मित्र बंधुओं के प्रति हमेशा सहानुभूति और सहयोग की भावना रखते होंगे, है ना? तो आप रियल पर्यावरण से जुड़े हुए, सामाजिक पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जानवरों के प्रति, पौधों के प्रति आपका विचार दृष्टिकोण कैसा है, ये भी है। कुछ लोग छोटे छोटे जीव जंतु के भी मरने से दुख होते हैं, संवेदनशीलता ही तो है ना? कल भी आप लोग देखा है, किस जीव को मारने के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं, उस पर कोई दया नहीं आती। लेकिन बाकी कुछ ऐसे जीव जिससे आप अटैच हैं, और अटैच होना ही आपके अंदर संवेदनशीलता को दिखाता है। वैसे ही इन्वायरमेंट का दूसरा हिस्सा है कौन सा? फूड। भोजन में विविधता, भोजन का सोर्स क्या है, खेती में कौन कौन से फसलें ली जाती है, त्योहारों में कौन कौन सा भोजन बनाया जाता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, आपका हेल्थ और स्वच्छता और बीमारी, ये सभी चीजें तो इसी का हिस्सा है ना। संतुलित आहार भी टॉपिक है आपका। प्रश्न संतुलित आहार में बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है इन्वायरमेंट में। एक स्वस्थ मनुष्य में एक महीने में कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ये प्रश्न आता है। एक दिन में भोजन के रूप में कितना ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या है, बस दाल। वो सभी प्रश्न हैं, और आप उठा के देखिए पुराने प्रश्न वही सब आते हैं, और एक नहीं आता। प्रोटीन के सोर्स में 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें ए बी सी डी है, तो ए डी बी बी सी ऐसे जे के एल एम आता है। तो एक ही सोर्स आपको पता नहीं होने चाहिए, बहुत सारे सोर्स पता होने चाहिए। वसा के 3 सोर्स बताएंगे रोहित, अब कब पढ़ेंगे आप जानिए उसको, है? वसा के 3 सोर्स, तेल, घी, नहीं, यही आपको 3 से 5 सोर्स रटना ही पड़ेंगे। किसी विटामिन के बारे में आपको पढ़ना होगा तो विटामिन का पीडीएफ में डाला हूं, उसको देखेंगे। विटामिन की भी सोर्स है, ठीक है? कौन से विटामिन के सोर्स, आपको कम से कम 5 से 7 सोर्स हर विटामिन के पता होना चाहिए। बस पता है विटामिन है गाजर, उसके बाद नहीं पता है। सी को नहीं पूछा जाता, वो बहुत हो गया, विटामिन सी खट्टे पदार्थ हो गया,
सी का सोर्स पता चल जाता है। हम्म, वही है। विटामिन डी के 5 सोर्स, 5 सोर्स। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा ना सबको। अगले देखेंगे, पानी के बारे में है, जल के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए, पानी के सोर्स के बारे में बच्चों की जानकारी देना है, उपयोग, संरक्षण, स्वच्छता, यात्रा के बारे में, परिवहन कैसे होता है, ये परिवहन के हिस्से में आपको आएगा। आपको अगर किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र में जाना होगा, प्रश्न आ चुका है, नक्शा पढ़ना, ठीक है, नक्शा पढ़ना आपको पूछा जाता है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हो, है ना, और यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो, तो आपको 5-6 रूट दे दिया जाएगा, तो इसमें से किस रूट का आप प्रयोग करेंगे? आपको नक्शा मालूम होना चाहिए भारत का, या फिर आपको नक्शा मालूम होना चाहिए, या तो आप गए होंगे तब पता चल जाएगा। दिल्ली गए हैं आप, नक्शे में, नक्शे में तो घूम चुके होंगे ना, कहाँ कहाँ पे कहाँ क्या है। ठीक, चलिए, अगर आपको रायपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको कुछ तरीके होने चाहिए उस हिस्से से नक्शे के माध्यम से आपको पता होगा, तो उसका परिवहन का साधन हो सकता है। पहला हो सकता है भोपाल जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, मथुरा जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, ये हो सकता है। उसके बाद है, दूसरा हो सकता है भोपाल जाएंगे, नागपुर जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, सूरत जाएंगे, ये हो सकता है। तीसरा है रायपुर से, नहीं है ना, कलकत्ता जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, फिर रायपुर जाएंगे। कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा? नक्शा देखो, नक्शे में ढूंढ नहीं है, नक्शे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ है। नक्शा पढ़ना ही एक प्रकार का इसमें टॉपिक है, और क्वेश्चन नक्शे पढ़ने का ही प्रश्न आता है। सबसे सटीक रास्ता यही है। बाकी आप कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, तो पूरे भारत में यहाँ पे कलकत्ता है। यहाँ से रायपुर से एमपी, एमपी से मथुरा, फिर दिल्ली, यहाँ दिल्ली है। ऐसे तो आप ऐसे जाकर के ऐसे घूम घूम के सही रास्ता, नक्शा पढ़ना जरूरी है। आपसे पूछा जाए आपको रायपुर कैसे जाना होगा यहाँ से, तो आप उसी रास्ते को बताएंगे जिस रास्ते पे आप गए हो, या सही रास्ता जिस पर जो सड़क मार्ग बना होगा। रायपुर जाने के लिए सबसे पहले बिलासपुर जाएंगे आप, फिर जगदलपुर जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। यहाँ से जो सही रास्ता है, तो नक्शा पढ़ना जरूरी है। बच्चों को नक्शा पढ़ाना भी जरूरी है। ये लिखिए, हमारा पर्यावरण में, परिवहन के साधन में हो गया, आवागमन के तरीके पढ़ाया जाता है बच्चों को, संस्कृति आदान प्रदान, भौगोलिक विविधता, पॉइंट टू पॉइंट है, सबका अध्ययन कराना बहुत जरूरी है। एक पर्यावरण पढ़ा रहे होंगे एक शिक्षक को, तो घर के बारे में, वस्तु के बारे में, ऊर्जा के सोर्स के बारे में, प्रदूषण है, संसाधन का उपयोग कैसे करें, और सबसे ज्यादा हिस्सा है हमारे पर्यावरण में ये सतत विकास का कॉन्सेप्ट, ये बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। एनसीएफ ने बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाए में, कैसे पढ़ाएं, ये भी बात आता है। उसके लिए बहुत सारे शिक्षण विधि हैं, शिक्षण विधि कल करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेती जाइए, समझते जाइए। मुझे 2 टॉपिक भी पढ़ाना है, कुछ दिन के बाद विषय वाले सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। चार पांच दिन में आपका ये इन्वायरमेंट का सेक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए, आपको अब थोड़ा सा आज टास्क मिलेगा, थोड़े कठिन प्रश्नों को लेकर के आपको प्रयास करना पड़ेगा लुप्त पद ज्ञात करने को लेकर। थोड़ी देर में लिखेंगे 7, 9, 11, 13, सिंपल से शुरू करते हैं। लाइन खींच रहा है भी, वो लिखने दो। बनाने से पहले बिल्कुल ना, आपको कम से कम 2 से 5 सेकंड क्वेश्चन को देखना है बस। तो सिंपल से शुरू करते हैं। 2 सेक्शन बने हुए हैं इसके, देख लीजिए। एक सेक्शन है जो संख्या है और उसका वर्ग अलग अलग से है। कनेक्शन, कनेक्शन कैसे है? ये जो है बॉक्स बना हुआ है, ये इसका यहाँ से जुड़ाव है, ठीक है। यहाँ का जुड़ाव इससे है, इसका जुड़ाव इससे है, और सभी अपने अपने वर्ग को दिखा रहा है। तो 13 का वर्ग 169, सभी का वर्ग है, तो 13 का भी वर्ग ये दिखा है। आगे बढ़ते हैं। लिख तो लेंगे ना सभी? फास्ट लिखेंगे, तुरंत उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तीन वृत्त हैं, 3 वृत्तों में सबके अलग अलग मान हैं। तीसरे इमेज में x का मान याद करना है, और ऑप्शन है A11, B12, C10, D13।
आया? पता नहीं, उत्तर मैंने देखा नहीं, ऑप्शन लिख दिया। लॉजिक सही होगा तो आ जाएगा, यहाँ आंसर सेकेंडों में आ जाता है, लिख के डाल देते हैं। आ गया है 11, किसी का तो आ गया होगा। चलिए लॉजिक देखें जल्दी से कम क्वेश्चन तो फास्ट बनाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाए हैं आप बताइए? 11 का भागी 7, हम्म, 34 29, वाह, बनाने दो। दूसरा कौन है ये, आ गया ना? 31 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 7, तो आ जाएगा मान 7। ठीक है, 49, इसको कर दे क्या? यहां से देखते हैं ये आता कैसे है। 49 भागी 7 बराबर 7, ये जो 7 है ये है। वैसे ही दूसरा जो है 34 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 9, जोड़ने से कितना हुआ 63, 9 से भाग देते हैं तो कितना आया 7। तीसरा 34 प्लस 43 भागित x होगा ना, भागित x कितना हो गया ये 77, 77 भागित 7 तो 11 सत्ते, तो सब में 7 7 का यूनिट है तो इसमें को भी 7 से किया है, इस कारण से 11 जो आएगा तो x समान हो जाएगा 11, x बराबर 11। ओके, आता आना चाहिए जल्दी जल्दी, ठीक है? हाँ? समय चाहिए, एक बार क्या है उत्तर आ जाता है किसी के द्वारा तो फिर परेशानी। चले सरल वाला देता हूं अब। ऐसे ही बना इमेज, छः 14 8 10 18 4, ये इमेज एक है, इमेज दूसरा, इमेज 3। स्क्रीन में यहां तक दिख रहा है क्या आप लोगों को? x का मान ज्ञात करें। सिंपल है, बहुत सारे अंकों को देखकर थोड़ा सा घबराना नहीं है, लॉजिक बस लगाते जाइए।
क्वेश्चन कॉपी में रहे तो थोड़ा सा ठीक है, आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट था ये भी। आगे बढ़े, लॉजिक बताएंगे। लॉजिक में लिख देता हूं, यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होगा इससे है। अगर 10 में 4 कम करें तो 6। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या, जो जैसे जैसे हम बड़ी में छोटी कम कर रहे हैं वैसे वैसे बीच में मान आ रहा है। 18 में 10 कम करेंगे 8, 18 में 4 कम करेंगे 14, तो इसी 14 में 8 कम करेंगे 6, 22 में 14 कम करेंगे 8, 22 में 8 कम करेंगे 14, 11 में 8 कम हुआ 3, 15 में 11 कम हुआ और 15 में 8 कम होगा 7। तो x बराबर 7। हाँ प्लस, हाँ एक ही मतलब है। आप इसको जोड़ के कॉर्नर ला सकते हैं, इसको जोड़ के कॉर्नर ला सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर इसका मान ला सकते हो। हम घटा रहे हैं तो बीच का मान आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो कॉर्नर का मान आ रहा है। वो लॉजिक गलत हो जाएगा, लेकिन आपको एक पैटर्न में जाना है। ये जिस पैटर्न में बना हुआ है उसी पैटर्न में ये बनना चाहिए, उसी पैटर्न में ये अगला आएगा, है ना। इसका इससे क्या रिलेशन है ये आपको नहीं करना है लुप्त पद में। आपको एक पैटर्न पहचानना होगा और उस हिसाब से आंसर लाना होगा, ठीक है। चलिए एक इजी वाला फिर लिखिए। पहले ऐसे बनाइए आप लोग। तीन बॉक्स बने हुए हैं, तीनों बॉक्स में कुछ कुछ अंक लिखे हुए हैं और आपको एक पैटर्न के तहत इन दोनों को समझ करके तीसरे का आंसर पता करना होगा। ये लिखा हुआ है 3 2 6 2, 3 2 6 2 168, 2 3 5 1, 2 3 5 1 120, 4 2 3 5। एक्स, एक्स का मान ठीक, बनाइए तुरंत। आया, कितना आया है 195। जो लगाई एक प्रश्न आएगा बस इसमें लुप्त पद में। आप लोगों को इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो आपको एक इमेज दिया रहता है, उस पर एक कुछ पद छुपे रहते हैं, कुछ अक्षर छुपे रहते हैं। नवोदय वाले में देखिए आप लोग, तो उसको आप कर सकते हैं कि बताना पड़ेगा।
सुपर पर आपको ही पता करना पड़ेगा, फिर ढूंढना ही है वो। तो एक इमेज चला दिया जाएगा यहाँ पे, आपको देख देख के बताना पड़ेगा। इसका लॉजिक बताएंगे आप अभी का? ठीक, 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 का वर्ग माइनस 1, सबको जोड़े 3 2 5, और ये हो जाएगा 13 का वर्ग ऋण 1। 13 का वर्ग होता है 169, माइनस करेंगे तो 168। ठीक, वैसे ही 3 और 5 8, 10 2 11, और 10 और 1 11, तो सबको जोड़कर 11 का वर्ग 11 का वर्ग होता है 121, तो ये हो जाएगा 120। वैसे ही सबको जोड़े 5 3 8, और 8 2 10, और 4 14, तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग ऋण 1। 14 का वर्ग होता है 196, माइनस 1 195, तो x बराबर हो जाएगा 195। ठीक, आगे जल्दी से तरीके भी लिख लेंगे आप लोग, वैसे पीडीएफ तो डालूंगा इसका भी। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 15 56 22 8, 15 56 22 8, 41 9 39 10, मौसम खराब हो रहा है अभी। 11 34 14 6, एक्स। आया? एक हाथ गलत हो गया क्या? आया? चलो समय नहीं लेंगे, जल्दी बताएंगे, देख लेंगे इसे। अब एक लॉजिक बता देता हूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों का माइनस। 56 प्लस 15 माइनस 22 प्लस 8, ये इसका हिस्सा हो गया।
इसमें इसका इसका कनेक्शन है 46 प्लस 9 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 6। हाँ हाँ होएगा होएगा। तीसरा है 34 का जोड़ और 14 और 6 का जोड़, यह हो जाएगा 34 और 11 55 माइन इसका 45 होगा ना, 45 माइनस 20 कितना आया है 25 आएगा। ओके ये है, लिख लेंगे, लॉजिक को लिख लेंगे ताकि आपको तरीके हैं कि कैसा भी ये हो सकता है। आप ऐसे वाले में देख सकते हैं चारों को, या फिर ये भी हो सकता था, ये तो क्रॉस वाला था ना, इन दोनों का हमेशा योग घटाव होता है, इन दोनों का घटाव होता है, जो मान आता है उसका हो सकता है गुणा हो जाए। ठीक, मान लो ऐसा प्रश्न आएगा, बता रहा हूँ आपको, ऐसा भी प्रश्न आएगा कि इन दोनों का कुछ कैलकुलेशन होगा, इनका कैलकुलेशन होगा, और हो सकता है उनका जोड़ घटाव हो, उनका वर्ग हो, इन दोनों का योग हो, इन दोनों का योग हो सकता है, सबका योग हो, और किसी का वो घनमूल हो जाए या वर्गमूल हो जाए, उसका गुणा किसी से हुआ हो, ये भी लॉजिक हो सकता है कुछ भी। चलिए एक देर, चलिए एक सिंपल प्रश्न जो आपके काम का है। जब तक मौसम आपका साथ दे रहा है, एक ही बॉक्स वाला है ये, अब इसमें लिखेंगे 189 36590 27x56। आपको x का मान बताना है। बारिश हो रही है, कहाँ जाओ, बैठिए बनाइए, जल्दी जल्दी लॉजिक लगाना है। ऑप्शन बताता हूं मैं क्या है। ऑप्शन है 22, 15, 28 और 4। आ गया 4, सबको गुणा करना है। कल मैंने बताया था जहां भी बड़ा मान दिखता है आपको, तो ऊपर को एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, सबसे पहले काम यही है। आगे देखेंगे, ये बन गया ना, 1 × 8 × 9 आया कि नहीं, ऐसे में
2 गुना 7 गुना 4, तो यह हो जाएगा 56। x बराबर 4। आगे लिखेंगे सेम ऐसे ही प्रश्न। क्या लॉजिक लग सकता है देखेंगे। 4 2 3, 3 6 5 4, 7x। x का मान क्वेश्चन 6 7 जो भी है। जल्दी बता दे जाएंगे। एक 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 और यहाँ पे 5, 42। 3 4 5 6, x। इसका आ गया ऊपर वाले का कितना आया है भाई? 5 आया। ये है 4 2 6 और 6 और 3, ये इसको गुणा कर दिए। 4 दूनी 8, 8 या 24। तो आप लिख सकते हैं इससे इसको लॉजिक में 4 गुना 2 गुना 3, फिर गुना 2 के साथ 48, 3 गुना 5 गुना 7, फिर इसके साथ 210, 6 गुना 4 गुना अगर 5 रख दें यहाँ पर और इसको डबल कर दें तो 120 का डबल 240। ये तो और सिंपल है। इसका बताएं लॉजिक। 21, 86 नहीं आएगा, 54 आएगा। कैसे 86 और 54 आएगा? सबको जोड़िए। इसमें गुणा का कॉन्सेप्ट है, इसमें प्लस गुणा 3, प्लस गुणा 3, सबका प्लस गुणा 3। 86 आ रहा है क्या लॉजिक से? 86 आ रहा है, 86 आ रहा है। हाँ इसमें
चलो ठीक है ना, बनना चाहिए जैसा भी हो। हाँ, और यहाँ से है, ये लिख सकते हैं। हाँ, चौवन आएगा। एक धन दो धन तीन धन चार गुना तीन बराबर 30। ये 10 हो गया, 10 या 30। वैसे ही 2 3 5 4 9 14, 14 गुना तीन 42। वैसे ही 3 4 5 और 6 को जोड़ेंगे, गुना तीन करेंगे, इसका जोड़ हो गया है 18। 18 गुना तीन 54। 18 या 54। आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ऊपर से नीचे 3 और दाएं से बाएं 4। और यहाँ लिखना है AREMCUBSF ND। टेक्स्ट नहीं लिखना, फिर ये हो जाएगा फिर उल्टा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर। ठीक है। हाँ, बनाइए, सबको बनाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है, डाउट में नहीं रहना है। रीजनिंग ऐसा चीज है, बन गया है, उत्तर आ रहा है ना ऑप्शन में, तो एक बार चांस ले सकते हो। उत्तर आ नहीं रहा है चारों ऑप्शन में और बना के प्रयास कर रहे हो और आया नहीं, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, तो उत्तर लेना ही नहीं, आस पास आने वाला काम ही नहीं है। आया तो आया। लॉजिक क्या है, आया आपका। ठीक है, ए के बाद एक की छोड़कर बी, एम को छोड़ करके एन, वैसे आर के बाद एक को छोड़कर एस, सी के बाद डी, ई के बाद यू, यू के बाद वी। ओके। अब ऐसे में भी कुछ भी हो सकता है ना, जो श्रृंखला पढ़े हो, श्रृंखला का काम इसमें बहुत अच्छे से उपयोग होगा। सीरीज वाला 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप, कुछ भी हो सकता है। तो ये बॉक्स में ही रहेगा, आपको पहचानना है क्या कैसे कैसे ये बन सकता है। चलो एक अंतिम बना लीजिए। आप लोगों को पासा समझ में आता है, पासा घन।
ये काम नहीं आएगा, इसको हम लोग हटा देते हैं। हम नॉर्मल पासा बनाते हैं। मान लो ये पासा है अभी समझने के लिए, ठीक है। 3 हिस्से हैं इसके। सीधी पासा नहीं, वही पासा है। रुको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे ही आपको 4 पासे बनाने हैं, उसमें लुप्त पद पता करना पड़ेगा। चार पासे बनाने हैं और लुप्त पद पता करना पड़ेगा। इसको फिर से पता करते हैं। टी टी एक्स वी एस पी एम आई ई ए जे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। आपको जो रियल पासा वाला जो क्वेश्चन आएगा ना वो अलग है ना। पासा में अंक वाला जो आएगा, इसके विपरीत कौन सा अंक होता है, वो बहुत 3-4 लॉजिक से बनता है। अलग अलग मानक पासा भी उसमें कॉन्सेप्ट होता है। कुछ पासे का रूल्स जान लोगे तो वो बहुत इजी है। वो मानक पासा जिसमें हमेशा उनका योग 7 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये लेकिन सबसे सिंपल है। अगला पद लुप्त पद के रूप में है, वो पता करना पड़ेगा। इसको पता करिए, उसके बाद आज का क्लास खत्म। मैं ये वाला टॉपिक अब हो सकता है बन जाएगा ना लुप्त पद वाला। 2 दिन हो गया, 20-25 प्रश्न तो लिख ही चुके हैं आप लोग। आप जितना लॉजिक लगाएंगे प्रैक्टिस में उतना आपका काम बनेगा। आ गया आंसर, ई ओ आएगा। आ गया। अगर हम इस पासे में ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, कितने का अंतर आ रहा है, प्लस 1 करें 2 का। ठीक है। यहां पर एम के बाद एन ओ पी, कितने का 3, क्यू आर एस 3, ए के बाद बी सी डी ई, कितने का 4 का, ई के बाद एफ जी एच आई 4 का। तो यहाँ पर कितने का अंतर, 5 का। जे के पहले 5 आना चाहिए और जे के बाद 5 आना चाहिए। तो इससे पहले 5 कितना आएगा, ई अगर रखते हैं यहाँ पे तो ई के +5 एफ जी एच आई जे, फिर यहां से फिर 5 +5 के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ। तो कुल मिलाकर के ई और ओ आंसर है। ई और ओ आंसर सबसे बन गया है। बाकी मैं क्वेश्चन डालूंगा, उसको देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में कठिन कठिन प्रश्न ही डलेंगे, जिसको लॉजिक आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। सिलेबस के हिसाब से रीजनिंग में चाहे 2 का हो या 3 का हो, रीजनिंग में कोई अंतर नहीं है, लेवल का अंतर रहेगा, है ना। आपको हाँ, स्नातक के हिसाब से 2 में क्वेश्चन आएगा और 12वीं स्तर के हिसाब से 3 में क्वेश्चन आएगा।
अगला है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, शीर्ष अंक वाला, अक्षर श्रेणी, उसके बाद है ये लुप्त पद ज्ञात करना। अब है अंक और चित्र के द्वारा संबंध देखना, या फिर छुपे हुए चित्र, वर्ग और अंक, गणितीय संक्रियाएं जिसमें बोरा मास गणित का भी हिस्सा, ये भी हिस्सा है, चित्रों का मिलान, हाँ बोर्ड मास का है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद घन और अलग अलग प्रकार के पैटर्न, तो रीजनिंग के जो जो भाग हैं, एनालॉजी के, अंकित योग्यता के, हाँ वो इसमें भी है, तो वही तो वर्ग और उसका संख्या पहचानना वही तो है, वर्ग एवं अंक। अब उसमें आता है वर्ग एवं अंक में या त्रिभुज और अंक में, ये दिया है कितने त्रिभुज है इसमें, एक ही त्रिभुज है ना, लेकिन इस त्रिभुज को बीच में अगर लाइन खींच दूं तो कितने त्रिभुज हो गए, 3। एक और जो गिनती लिखा जाता है, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, कितने त्रिभुज हो गए, 3। यही इसका लॉजिक है। इसमें अगर मैं 2 डंडी खींच देता हूं, अब त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 सबको जोड़ो, अब 1 2 3 हो गया, 3 और 3, इसमें 6 त्रिभुज है, ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा ही करोगे तब बनेगा, वहां गिनते रहोगे तो। अब मैं ऐसा ही जस्ट कर दिया, अब बताइए त्रिभुज की संख्या, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसके बनाने के तरीके हैं। वैसे ही ये अगर आपको दिखा है कितने वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं, 1। अब वर्ग कितने हैं, एक ही वर्ग है अभी भी, ठीक है। अब वर्गों की संख्या 5 हो गई, ठीक है। पहचानना है तो इसके ट्रिक होते हैं, तरीके होते हैं, नहीं तो आप गिनते रह जाओगे। और त्रिभुज में फिर ऐसे त्रिभुज आता है आप लोगों को, अब गिनते रहो, अब गिनते रहो। ऐसी रावण खंभा आता है ना, वैसी प्रश्न आता है, गिनना क्या, वो तरीके से बनता है, तरीके से बनता है, नहीं सबके तरीके अलग हैं। जब एक त्रिभुज में सीरियल ऊपर से नीचे लाइन खींची जा रही हो तो उसके तरीके अलग होते हैं, और ये सब के तरीके अलग हैं, उसमें कैसे क्रॉस हुआ है उसको ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बनेगा, तरीकों से बनेगा, आप नहीं तो गिनते रह जाओगे फिर एग्जाम हॉल में। चलिए फिर आज यहीं पे विराम। कल कल आप लोगों को टेस्ट का लिंक मिलेगा। अगर बोला जाएगा, अगर वर्ग दिया रहेगा, आयत दिया रहेगा, चतुर्भुज की संख्या कितनी है,